आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बुजुर्ग की ईमानदारी की भी है। देखिए, देश में पहली बार वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर कोच तैयार कर लिए गए। इन्हें चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। ये ट्रेन कई तरह की सुविधाओं से लैस होगी। दिखने में ये कोच काफी खूबसूरत हैं। रेलवे के मुताबिक इस वंदे भारत ट्रेन में कुल 16 कोच हैं और इनमें 823 यात्री सफर कर सकते हैं। इन वंदे भारत स्लीपर कोच की ट्रेनों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गरीब बुजुर्ग ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल एक दंपत्ति का 2 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग बाइक से गिर गया था। इसके बाद दंपत्ति ने इसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब बुजुर्ग शिवलाल शाक्य को ये बैग मिला तो उन्होंने इसे सलामतपुर थाने में पुलिसकर्मियों को सौंप दिया। फिर जब ये दंपत्ति थाने पहुंचा तो उसे जेवर से भरा बैग वापस सौंप दिया गया। इससे दोनों पति पत्नी के चेहरे फिर से खिल उठे। ऐसे में उन्होंने बुजुर्ग शिवलाल का शुक्रिया अदा किया। त्योहारों को लेकर मुंबई के धारावी इलाके में भी खास तैयारियां शुरू हो गईं। दरअसल यहां के कुम्हारवाड़ा इलाके में मिट्टी के दिए बनाने का काम तेज कर दिया गया। दिवाली को लेकर यहां से भी देश और दुनिया में काफी दिए सप्लाई किए जाते हैं। इन दिनों इनकी मांग काफी बढ़ गई है। बताया गया कि यहां के करीब 2000 से ज्यादा घरों में दिए बनाने का काम चल रहा है, जिन्हें होलसेल भाव में दुकानदारों को बेचा जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक पुलिस कांस्टेबल ने नेक काम किया। दरअसल उन्होंने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को नए कपड़े और मिठाइयां बांटी। ये गिफ्ट पाकर कर्मचारी भी खुश नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे वहां मौसम सुहावना हो गया। इस बर्फबारी के बीच बुमला पास में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के टारगेट किलिंग से जुड़ी है। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। एक हफ्ते में हुई 3 वारदातों ने एक बार फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी। इन हमलों के बाद से प्रवासी मजदूरों की चिंता और बढ़ गई है। पहले आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर को बुलाकर गोली मार दी और फिर इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके 7 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 3 मजदूर बिहार के रहने वाले थे और आज त्राल में यूपी के मजदूर को गोली मार दी गई। इन वारदातों के बाद से प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल है। ऐसे में जरूरी है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग, टीआरएफ और नए टेरर मैप को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। 18 अक्टूबर को आतंकवादियों ने शोपियां में अशोक चौहान नाम के बिहारी मजदूर की हत्या कर दी और 20 अक्टूबर को आतंकवादियों ने गांदरबल के गगनगीर में अंधाधुंध फायरिंग कर 5 बाहरी लोगों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। और अब त्राल के बाटपोरा इलाके में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की हत्या की कोशिश की गई। 19 साल के युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने शुभम कुमार नाम के युवक पर निशाना साधकर गोली चलाई। गोली उसके हाथ में लगी, जिसके बाद शोर सुनकर आतंकवादी मौके से फरार हो गए और जख्मी हालत में शुभम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। बताया जा रहा है कि शुभम कुमार उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम प्रीताम्बर सिंह है। शुभम त्राल के बाटपोरा में मजदूरी का काम करते हैं। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में ये तीसरा हमला है जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनी है। उमर की सत्ता संभालते ही एक हफ्ते में ही ये तीसरा हमला हो गया। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी। उसके बाद आज तक 3 आतंकी हमले हुए और तीनों आतंकी हमलों में गैर राज्य के कामगारों को निशाना बनाया गया। पहला हमला
कुलगाम जिले में हुआ, जहां पर एक व्यक्ति की जान गई। उसके 2 दिन बाद सोमवार शाम को सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो सोनमर्ग के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल पे हुआ, जहां 7 लोग मारे गए जो कि अधिकारी थे उस प्रोजेक्ट कंपनी के जो ये टनल बनवा रही थी। उसमें कश्मीर का एक डॉक्टर भी मारा गया जो वहां पर बतौर मेडिकल अफसर तैनात था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर आतंकवादियों ने जो है पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 साला मजदूर को जो है निशाना बनाया और वो गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि गोलियां जो है उसके हाथ में लगी और वो जो है उसकी जान बच पाई, उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक इन हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में काम करने वाले बाहरी राज्यों के कामगारों में काफ़ी जो है बहुत तनाव है और वो कश्मीर छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशासन उन लोगों को पूरी तरह से भरोसा दे रही है सुरक्षा का, लेकिन कहीं ना कहीं उन हजारों कामगारों में खौफ और दहशत है। सुरक्षा बलों ने फौरन पूरे इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी और अब जांच पड़ताल वहां भी की जा रही है जहां बाहर से आए मजदूर किराए के मकान में ठहरा करते थे। ये तस्वीर उसी जांच पड़ताल के दौरान की है जब सुरक्षा बल के जवान बाटागुंड इलाके में उस मकान में पहुंचे थे जहां यूपी के बिजनौर का रहने वाला युवक शुभम कुमार किराए पर रहा करता था। हालांकि अभी तक शुभम कुमार पर हमला करने वालों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह बिना किसी वजह के बाहरी मजदूर को निशाना बनाने की कोशिश हुई है उससे ये आतंकी वारदात ही नजर आ रही है। जबकि इससे पहले गांदरबल में आतंकवादियों ने जिस तरह निशाना बनाकर बाहरी लोगों की हत्या की थी, उस वारदात के गुनहगार अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इस बीच 20 अक्टूबर की रात गगनगीर के जेडमोड टनल के पास हुई आतंकी वारदात में शामिल एक आतंकवादी की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, इसमें नजर आ रहा है कि शाम का वक्त है, बत्तियां जल चुकी हैं और बाहर कारें खड़ी हैं। इसी दौरान एक आतंकवादी ऑफिसर्स मेस के गेट पर नजर आता है। इस दौरान गेट पर कोई गार्ड नहीं है, जबकि दूसरी तस्वीर में भी साफ दिखता है कि आतंकवादी के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार है और वो सतर्कता से हॉल के अंदर दाखिल हो रहा है। तीसरी तस्वीर में आतंकवादी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर दाढ़ी है और वो अपने टारगेट पर नजरें गड़ाए हुए आगे बढ़ रहा है। और चौथी तस्वीर में वो हॉल के अंदर पहुंच चुका होता है जहां किसी को नहीं देखकर आगे बढ़ता है। पांचवी तस्वीर में आतंकवादी उस डाइनिंग इलाके में पहुंच जाता है जहां लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बेगुनाह लोगों को मार डाला। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब आतंकवादियों ने ठीक मेज के बाहर अंधाधुंध गोली चलाकर 4 लोगों को मार डाला था। बाहर जो जहां था वहीं ढेर हो गया था। बाहर फायरिंग करने के बाद आतंकवादी अफसर मेज की ओर बढ़ा था। उसी दौरान की ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस आतंकवादी हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 लोग बाहरी थे। बर्बादी होता है ना, वही आया अंधाधुंध गोली 7 बजे 7:15 बजे अंधाधुंध गोली मारना। 2 बंदा हमारे साथ था, उसको गोली लगा, एक्सपोजर हो गया। उसके बाद जब अफसर कैंप की गया तो अंदर घुस के अफसर के टीम में 3 आदमी के टेबल पर खाना खाते हुए। गगनगीर में जिस टनल प्रोजेक्ट के पास ये आतंकवादी वारदात हुई है वो ऑल वेदर टनल सोनमर्ग तक बन रही है और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर और जैश के जिन आउटफिट्स टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, दरअसल वो जांच एजेंसियों को भ्रम में डालने की भी तमाम चालबाजियां कर रहा है। देखिए, जब भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं और अभी हुए हैं रिसेंटली सक्सेसफुली, तो हमने देखा कि वहाँ पर ट्रांजिशन और गवर्नमेंट स्मूथ हुआ एकदम से और ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। और यही बात जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि कैसे ये सब होता है।
और लगातार भारत में जब से आज़ादी के बाद से हमेशा यहाँ पर इलेक्शन होते रहे हैं और स्मूथ ट्रांजिशन रहा है। तो ये 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं, कुछ और समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी, जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है। तो नेचुरली है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, वो कैसे उसे कंट्रोल करें। शोपिया में आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी यानी बाहरी शख्स को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने बिहार के बांका जिले के रहने वाले अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह सर हम लोग रूम से 7 बजे निकले, 4-5 बंदे मक्की काटने के लिए यहाँ मक्की काट रहे थे। मक्की काटते काटते इनके मोबाइल पे फोन आया कि आ जाओ मक्की हम देंगे। फिर ये हम 4 बंदे को बोला कि मैं आ रहा हूँ मक्की देख करके आप लोग काटो। तो इनको आने से लगभग पौने घंटा हो गया। हम लोग इंतजार करते करते फिर परेशान हो गए। फिर फोन किए इनको, तो फोन तो लग रहा था लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते इधर आए तो देखे मरा हुआ था। इनको 3-4 जगह पे निशान है। फिलहाल टीआरएफ टारगेट किलिंग और पाकिस्तान का नया टेरर मैप सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई टेंशन बन गया है। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया हो। जम्मू रीजन और सोनमर्ग जैसे शांत इलाकों में आतंकी लंबे समय से दहशत फैलाने के लिए बड़ी साजिश कर रहे हैं। इस पूरे हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है और इस संगठन ने अपना नाम बदलकर अब द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ रख लिया है। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की कोशिश में हैं। हफ्ते भर में जो हमले हुए उसके पीछे सिर्फ दहशत फैलाने का ही इरादा है। क्या कश्मीरी, क्या गैर कश्मीरी, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। ऐसे में जरूरी है कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग, टीआरएफ और नए टेरर मैप को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। 11 नवंबर को संभालेंगे पद। वहीं पर शरद पवार की पार्टी ने जारी की है 45 उम्मीदवारों की पहली सूची। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट है। ये तूफान कुछ ही घंटों में ओडिशा के पूरी तट और बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। आशंका है कि इस दौरान इसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत आसपास के राज्यों में भी काफी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार धमकी वाले फर्जी मैसेज और कॉल को गंभीरता से ले रही है। कई ऐसे संदेशों को पता लगाने में सरकार सफल रही है और उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच सरकार ने डेटा शेयर करने और जांच में सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को भी कहा है। वैसे अब 80 से ज्यादा विमानों के लिए खतरे वाला संदेश आया है, जिसको लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गयी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एलएसी को लेकर हुए समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देश समान सुरक्षा सिद्धांत पर राजी हुए। राजनाथ के मुताबिक समझौते के बाद सैनिक पेट्रोलिंग कर सकेंगे और चरवाहे भी वहां जा सकेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी ने विरोध किया। इसी वजह से उनका नाम पहली सूची में नहीं रखा गया। नवाब मलिक कई मामलों में जेल में सजा काट चुके हैं, इसी कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। अब एनसीपी से सिर्फ उनकी बेटी सना मलिक की ही उम्मीदवारी रहेगी। प्रोफेसर मजहर आसिफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के नए कुलपति नियुक्त किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने इसका आदेश जारी कर दिया। उनकी नियुक्ति नजमा अख्तर की जगह की गई, जो पिछले साल नवंबर में रिटायर हो गई थी। तब से कुलपति का पद खाली था।
केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसमें 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन भी शामिल है। इसके तहत कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा नया पुल भी बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर अमरावती से जुड़ जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने उत्तर बिहार की अहम रेलवे लाइन की डबलिंग करने को भी मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सियासत उबाल पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रही है और इसे बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति कहें या फिर मजबूरी का भाईचारा, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। हालांकि ये खींचतान सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं बल्कि बीजेपी भी कानपुर की सीसामऊ सीट पर नामांकन से एक दिन पहले तक कैंडिडेट नहीं उतार सकी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन से एक दिन पहले तक एनडीए को कानपुर की सीसामऊ तो इंडिया गठबंधन को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी आरएलडी ने भी 8 सीटों पर ही उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी को अभी भी कैंडिडेट को मैदान में उतारने का इंतजार है। बीजेपी ने गाजियाबाद सीट पर संजीव शर्मा को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने श्रीराज जाटव पर बाजी लगाई है। उधर मीरापुर सीट पर समाजवादी ने सुम्बुल राणा को उतारा है, तो आरएलडी ने मिथिलेश पाल को, और अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने चारूक कैन पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई खुल चुकी है। हम सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, साइकिल सिंबल सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके इन 9 सीटों पे जो निर्णय हुआ है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। उपचुनाव आते ही सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे के गठबंधन में तनातनी के दावे कर रहे हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी 101%। कहिए लिख कर दे दें। उत्तर प्रदेश में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी और एक इतिहास रचने का काम इस उपचुनाव में करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में झगड़ा झंझट चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है और आगे आने वाले चुनाव तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की एकता का दावा करते हुए एक पोस्ट लिखा कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटों पर लड़ने से मना कर दिया और समाजवादी पार्टी ने अब सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए
और ये हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। क्या अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। अंदर खाने चाहे जो सियासत हो, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश का साथ देने की घोषणा कर दी है। हालांकि पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है। इन 9 सीटों में करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी में समाजवादी पार्टी जीती थी, जिसमें करहल, कुंदरकी और सीसामऊ में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जबकि कटेहरी में संजय निषाद की निषाद पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर लोकसभा वाला कमाल फिर कर सकती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 17 अंक गिरकर 80,065 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 36 अंक खसला, ये 24,399 पर पहुंच गया। आईटी, ऑटो और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतें कम हुई। दिल्ली में सोना 300 रुपए नीचे आया। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 81,200 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम भी 1,000 रुपए कम हुए। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,01,000 रुपए हो गई। ट्रैफिक उल्लंघन रोकने के लिए सरकार अब एआई का सहारा लेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12वीं ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो को संबोधित करते हुए इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रैफिक उल्लंघनों की जांच करने के लिए और जुर्माना सही तरीके से लगाए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। त्योहारी सीजन में टीवीएस मोटर ने भारतीय बाजार में अपनी रेडर मोटरसाइकिल का नया वेरिएंट लॉन्च किया। इसे रेडर आईजीओ नाम दिया गया है और इसकी कीमत करीब 98,000 रुपए रखी गई है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात बालों के कारोबार की, जो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल एक और जहां लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान होकर हेयर विग के लिए बाजार का रुख करते हैं, वहीं नए नए हेयर स्टाइल के लिए भी तरह तरह के हेयर पैच, हेयर एक्सटेंशन जैसी चीजों का चलन बढ़ा है। ऐसे में इन्हें बनाने के लिए बड़ी तादाद में बालों की जरूरत होती है। खूबसूरती की बात बालों के जिक्र के बिना अधूरी है। ये अलग बात है कि बदलते वक्त के साथ फैशन के लिहाज से बालों के रंग और उसके संवारने के ढंग बदलते रहे, लेकिन बालों की अहमियत अब भी उतनी ही है। महिला हो या पुरुष, बाल तो सिर पर होने ही चाहिए। लेकिन क्या करें अगर हेयर फॉल की समस्या बड़ी हो और आप गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हो? तो ऐसे में हमेशा से एक उपाय कारगर रहा है, वो है हेयर विग का इस्तेमाल। इसके अलावा बालों को स्टाइल करने के लिए भी हेयर पैच, हेयर टॉपर, हेयर एक्सटेंशन जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है और ये सब भी तैयार होता है बालों से। मतलब बालों की कमी बाल ही पूरी कर सकते हैं, लिहाजा इसका एक बड़ा बाजार है। 2021 में दुनिया भर में हेयर विग्स का कारोबार 48,000 करोड़ का रहा था। वहीं 2024 तक हेयर विग्स का बाजार 82,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत 2022 में मानव बाल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसमें भारत ने करीब 11.7 अरब रुपए के बाल निर्यात किए थे। भारत से बाल बर्मा, इटली, सिंगापुर, ब्रिटेन और बांग्लादेश में निर्यात होते हैं। वहीं भारत ने 2022 में 16.96 करोड़ रुपए के बाल आयात भी किए थे।
इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी हेयर विग्स और पैच की डिमांड कितनी बढ़ रही है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये विग बनता कैसे है, तो इसके लिए हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा में जेमेरिया हेयर की फैक्ट्री। सबसे पहले जो हेयर आता है वो ऑक्शन होते हैं टेम्पल्स के, तो उस ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से हेयर आता है। तो ये जो आप हेयर देख रहे हैं वो रॉ हेयर बोलते हैं इसको। इस रॉ हेयर के बाद में वी गो फॉर दिस स्टेज। इसमें आपकी जो वेस्टेज होते हैं उसको हम निकालते हैं। इसको बोलते हैं हैकलिंग प्रोसेस। कंपनी के डायरेक्टर मनी त्यागी ने हमें बताया कि भारतीय बाजार में इस्तेमाल होने वाली हेयर विग और पैच बनाने के लिए बाल दक्षिण भारत के मंदिरों से आते हैं। ये जो हेयर टॉपर है, सबसे पहले तो ये मोनोफिलामेंट फैब्रिक पे बन रहा है। ये जो फैब्रिक होता है ये ना काफी स्मूथ और कंफर्टेबल होता है। इसमें एयर भी आराम से पास हो जाती है, तो पसीना वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें हम जो ये नॉटिंग कर रहे हैं ये बहुत ही फाइन नॉटिंग है। एक एक बाल को नीडल से इस पर नॉट किया जाता है, इसमें गांठ लगाई जाती है और उसके बाद वो भी पैटर्न के साथ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है। इसको एक हेयर पैच या हेयर टॉप बनाने में कितना टाइम लगता है? इस साइज का हेयर टॉपर बनाने में करीबन लग जाते हैं 4 से 5 दिन। जानना ये भी जरूरी है कि इस तरह के हेयर विग और पैच हमारे लिए सुरक्षित हैं भी या नहीं। क्या इसका कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? जहाँ तक लगाने की बात है तो जो डेली लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, उसमें लगाने उतारने का कष्ट जरूर है, लेकिन उसके फायदे ज्यादा हैं। बस यही है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसके साथ आपकी जो है स्कैल्प जो है रात को पूरा रेस्ट कर सकती है, जबकि जो पैच जो चिपका रहता है सिर के ऊपर 24-25 दिन महीने भर, वो नेचुरली उसके नीचे काफी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जो कि इरिटेशन या इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। तो प्रेफरेंस हमेशा वही रहेगी कि जो पैच दिन में निकाल दें, दिन में डाल दें और रात को निकाल दें। तो समाधान तो हर समस्या का है, बालों का भी, और लोग इसे खूब अपना भी रहे हैं, तभी तो ये कारोबार प्रगति पर है। ग्रेटर नोएडा से मृदुल राजपूत, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की, जो कि साल 2026 में ग्लासगो में होना है। इन गेम्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हुए बदलाव से भारत की मेडल जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है। साल 2026 में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 खेल हटा दिए गए हैं। इनमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और रेसलिंग शामिल हैं। ये वो खेल हैं जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने की उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। साल 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इन 6 तरह के खेलों में से 37 पदक जीते थे, जबकि कुल मेडल की संख्या 61 थी। बैडमिंटन खेल 1966 से कॉमनवेल्थ गेम्स के हर एडिशन का हिस्सा रहा है। वहीं स्क्वैश में हॉकी को 1998 से कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह मिली थी। टेबल टेनिस की बात अगर करें तो ये खेल 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। इससे पहले 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग यानी कि निशानेबाजी और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी को भी हटा दिया गया था, जिसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहता है। फिलहाल अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल 10 तरह के खेल होंगे और लगभग 3000 एथलीट हिस्सा लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजकों ने बताया कि कम बजट की वजह से अगले एडिशन में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जूडो, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल होंगे। इससे पहले 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 19 खेलों को शामिल किया गया, जिनमें लगभग 5000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। भारत के दिग्गज खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए बदलाव को निराशाजनक बताया है। जाहिर है इस फैसले से उन भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें टूटी है जो हटाए गए खेलों में मेडल जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। इस बदलाव को लेकर हमने कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ही आम लोगों से भी बात की और उनकी राय जानी। कॉमनवेल्थ हमारे स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, सब प्लेयर्स भी वेट करते हैं उसके लिए ना। एंड हॉकी उस कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी नहीं है 2026 में। सो
हमें बहुत बुरा लगा, लाइक एक्चुअली आई एम सैड कि हॉकी स्पेशली हमारा एक नेशनल गेम है एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो लोग हॉकी को फॉलो करते हैं, यू नो। सो उसका नहीं होना कहीं ना कहीं एक दुखदायक है हमारे सबके लिए। और काफ़ी सारी गेम्स हैं ऐसी, नॉट ओनली हॉकी, जो हमारी इंडिया की बहुत पॉपुलर गेम्स है, यू नो। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए एंड मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम यू नो कैसे इन गेम्स को इंक्लूड कर सकते हैं एंड ताकि हम जो प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिले कॉमनवेल्थ खेलें। सबसे पहले आप लगता है आप सभी के सब हॉकी प्लेयर्स हो, बिकॉज यहाँ हॉकी मैच चल रहा है और आप वही देखने आए हैं। हाँ जी। बट किन किन गेम्स, हॉकी तो है बट हॉकी के अलावा और भी बहुत से खेल है, 5 खेल और है जो हटाए गए, उनके बारे में आपको जानकारी है? हाँ जी, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट और आर्चरी आउट हो गई कॉमनवेल्थ गेम्स से, जैसे कि हमें पता ही है। और ये बहुत एक तरह से हमारे लिए एक वो ही है कि यहाँ बुरी खबर है कि अभी इंडिया कॉमनवेल्थ गेम में से ये गेम्स बाहर की हो गई है। हमारे फ्यूचर के लिए अलग ही है कुछ। ये गेम जितनी प्रमोट हो उतनी ही अच्छी है, बट कॉमनवेल्थ गेम जैसी गेम में इन गेमों को हटा दिया गया और इन्हीं में सबसे ज्यादा अराउंड 60 या 61 मेडल्स जो है भारत ने इन 6 गेमों में जीते थे और वही गेम अब बाहर। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि मेडल्स हमारे कम हुए हैं तो बहुत हमारे को नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे मेन मेडल्स इन्हीं स्पोर्ट्स में आते थे और जैसे कि ये स्पोर्ट्स आगे नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उससे हमारे में बहुत दिक्कत हुई। जो ग्रोथ होगी आगे फ्यूचर जनरेशन के आने वाले की, वो कम होती जाएगी और बल्कि बढ़ावा देना चाहिए उस देश में जहाँ करनी चाहिए जहाँ पे लोगों को और वो प्रमोट हो गेम को। वैसे उसमें से मैम 5 स्पोर्ट तो ऐसे हैं जिनमें भारत हर कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आता ही आता है, जैसे क्रिकेट है भाई, हॉकी है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है और शूटिंग है, जो भारत के चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो या इवन ओलंपिक हो, ये 5 स्पोर्ट्स ऐसे रहते हैं जहां हर भारतीय को उम्मीद रहती है कि इन 5 में से कहीं ना कहीं इंडिया मेडल निकाल के लाएगा। और ये कॉमनवेल्थ कमेटी का मेरे हिसाब से तो एक बेहूदा निर्णय है, जो वो बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस के से पूछे बिना उन्होंने अपने आप ये निर्णय लिया है। मेरे ख्याल से तो हमारे लिए तो बोरिंग हो जाएगा, हमारे बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनको बैडमिंटन के बारे में पता चला, रेसलिंग के बारे में पता चला, इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर हम भी अपने बच्चों को सिखाते थे और यही गेम निकल जाएंगे तो क्या इंटरेस्ट रहेगा, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मेरे ख्याल से तो बहुत गलत डिसीजन है। जो स्पोर्ट्स को हटाया गया है इस बारी, जो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, ये स्पोर्ट्स का ना होना मतलब इवेंचुअली कहीं ना कहीं मेडल्स भी भारत के पास कम आने की उम्मीद उस तरीके से लिहाजा में लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।